होता क्या है, डेस्टिनी जो है वो आपका पास्ट है, आप इसको समझो, और फ्री विल है वो आपका फ्यूचर है, और आपको अपना प्रेजेंट कैसे हैप्पी बनाना है ये आपके ऊपर है। बट लोग क्या गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि हमारी जो फ्री विल है वो हमारी पास्ट है और रिग्रेट ही करते रहते हैं। अब वो बहुत परेशान है अपनी बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। जब वो ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष अपना तरीका बताते हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स को अपनी मेडिसिन देते हैं, जब वो आयुर्वेदा में जाते हैं वो अपना कुछ बताते हैं, राइट। कोई अगर सपोज वास्तु में चला गया, वो बोलेंगे आपके घर की दिशा खराब है। मुझे ये समझ में नहीं आता है मैं कौन सा रोड, किस रोड पे जाऊं। कुंडली मिलाना, मैच मेकिंग एक शादी के लिए कितना जरूरी है? देखो, कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है शादी के लिए, बट जो कुंडली मिलाने का तरीका यहाँ पे अभी पॉपुलर हो गया है ना, वो गलत है। मैंने न्यूज़पेपर खोला, उसमें हॉरोस्कोप है, ओके, आज की भविष्यवाणी है मेरी, एंड नीचे लिखा है दैट आज आपके लिए ऑरेंज कलर ठीक रहेगा, आज आपके लिए ब्लू कलर ठीक रहेगा। तो क्या मैं उसको फॉलो करूं? वो कितना काम करता है? प्लीज डोंट फॉलो दैट। आजकल की मैं स्नेहा आपको एक बात बताऊं तो सबसे इजी रेमेडी लगती है लोगों को स्टोन डालना। मैंने जैसे पहले भी बताया ना कि एस्ट्रोलॉजर आपको सेट ऑफ रेमेडी देगा, आखिरी में आपको बताएगा कि आप ये स्टोन डाल लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लोग वो सारी चीजें छोड़ के ये स्टोन बहुत ईजी। लोग मंगल से डरते हैं, फिर पेड़ से शादी होती है, बहुत सारी चीजें। आप मांगलिक हो, आपकी शादी नहीं होगी। आप मांगलिक हो तो आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी। क्या ऐसा सच में होता है? अच्छा, एक बात बताओ स्नेहा, एक नॉर्मल सी बात है, कभी भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा तो अमावस्या के दिन लोग काम क्यों बंद रखते हैं? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, या तो हम इससे डरते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स से डरने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम कहीं जाएंगे तो हमें फंसा दिया जाएगा, बहुत सारी रेमेडीज होंगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन है हम प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं। मेरी लाइफ में आगे क्या होगा सिर्फ ये जानने के लिए, या फिर किसी चीज की रेमेडी के लिए। हेल्थ खराब है, करियर ठीक नहीं है, मैरिज नहीं है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हम इसके लिए जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको एक गाइडेंस टूल की तरह लें और लाइफस्टाइल बना लें, वुड यू बिलीव इट? मैंने भी बिलीव नहीं किया था आज के पहले। आज का एपिसोड इसी पे बेस्ड है। मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में फ्रैंकली आई डोंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं पता मुझे। बट आज मैं जानना चाह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी को मैं एज अ साइंस, एज अ लॉजिक कैसे यूज करूं अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। इफ नॉट ठीक करने के लिए, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ताकि मैं उससे डरना बंद कर दूं। सो वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह, एंड टू बस्ट ऑल द मिथ्स एंड मुझे एस्ट्रोलॉजी को ब्यूटिफुली समझाने के लिए एज अ लॉजिक, एज अ साइंस, आई हैव इनवाइटेड अ ब्यूटिफुल सोल दैट इज मिसेस सीमा बजाज। शी इज अ पैशनेट एस्ट्रोलॉजर। एक्सपीरियंस तो वो है ही, बहुत पैशनेट है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को लेके। एंड वो बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली समझाती हैं कि ये लॉजिक कैसे काम करता है, ये साइंस कैसे काम करता है। शी इज बाय हॉबी ब्यूटिफुल इंटीरियर आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग का इनको शौक है बहुत ज्यादा। शी इज अ फैशनिस्टा। यू विल मीट हर, आपको लगेगा ही नहीं कि शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि हमें हैबिट होती है ना एक यू नो हैवी साड़ी एंड बिंदी और ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को देखने की। इवन आई फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हर आई वाज लाइक अमेजिंग, मजा आएगा इनसे लॉजिक समझ के। सो लेट्स मूव टू द शो। So, Seema, welcome to Lips. Thank you, Sneha, for having me. So, first of all, thank you so much for giving me time. Seema, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, जीरो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत की देन है, इंडिया की देन है, राइट? एस्ट्रोलॉजी वेदों शास्त्रों में बहुत डेप्थ में लिखी हुई है, जैसा आपसे मेरी बात हुई थी। बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कौन से ग्रह में कौन सा केतु, कौन सा राहु, कौन कैसे काम करता है। उन्होंने उससे डरने लगी हूँ फ्रैंकली, बिकॉज मुझे समझ में ही नहीं आता। आज मैं एस्ट्रोलॉजी है जो ज्योतिष होता है, ज्योतिष विद्या या एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस समझना चाह रही हूँ, एज अ लॉजिक समझना चाह रही हूँ। मैं आपसे डरना नहीं चाह रही हूँ। कैसे डरना कि अरे अरे मंगल की वो करवा लो, नहीं तो ये दोष नहीं हटेगा एंड ऑल दैट। ये बातें हम सबने सुनी है। आज मुझे जितना आप बच्चे की तरह समझा पाए, डिकोड करके ABCD से, लॉजिक की तरह, एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, प्लीज टेक द शो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू स्नेहा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं एस्ट्रोलॉजी को यहाँ समझा पाऊँ और लोग एस्ट्रोलॉजी से डरे नहीं, और उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, ताकि इसके बाद कोई एस्ट्रोलॉजी से डरे नहीं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों या जो भी आपके ऑडियंस के क्वेश्चंस हों वो पूरे क्लियर हो जाए। एस्ट्रोलॉजी जैसे नाम से ही पता चलता है, अगर इस वर्ड को डिवाइड करते हैं तो एस्ट्रो और लॉजी, लॉजी अगर किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लगता है तो लॉजिक तो है, एस्ट्रो एस्ट्रल बॉडी, तो लॉजिक बिहाइंड एस्ट्रल बॉडी इज एस्ट्रोलॉजी। व्हाट इज एस्ट्रल बॉडी? प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, ऑल एस्ट्रल बॉडीज, ऑल प्लैनेट्स आर एस्ट्रल बॉडीज। जैसे ज्योतिष को भी अगर डिवाइड करते हैं हम, हिंदी वर्ड ज्योतिष को, तो ज्योति प्लस ईश, ज्योति मीन्स लाइट, ईश मीन्स ईश्वर। तो जो ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए जो लाइट दिखाई जाती है वो ज्योतिष है। ओके, दिस इज लाइक दैट। तो इसको और अगर एक इजी लैंग्वेज में समझें तो ये GPS सिस्टम है। आप कार में बैठते हो, आपने कार में अपना नेविगेशन ऑन किया, GPS सिस्टम लगाया कि इंदौर से मुंबई आप कब तक पहुंचेंगे, तो वो दिखा देता है आप 6 आवर्स में पहुंचोगे, 7 आवर्स में पहुंचोगे,
राइट? इज इट राइट? Yes. और वो आपको ये दिखाता है कि आपका रोड कैसा रहेगा, कहाँ पे आपको बारिश मिलेगी, कहाँ पे आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ पे रोड बहुत खराब है ताकि आपको रोड टर्न कर लेना चाहिए, कहाँ पे आपको अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ पे आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। ये आपको सब आपका जीपीएस मैप बता देता है। सेम दिस इज ज्योतिष इज अ गाइडेंस टूल। वो गाइड करता है आपकी लाइफ को कि आपकी लाइफ का कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम खराब है, कहाँ पे आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, कहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए, या अगर आपको रास्ता आपका सही नहीं है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं ज्योतिष को सिर्फ और सिर्फ एक प्रेडिक्शन से जोड़ा जाता है यहाँ पे, जबकि प्रेडिक्शन ज्योतिष का सिर्फ एक पार्ट है। Wait, यस this is new for me. यस, Prediction ज्योतिष का एक पार्ट है. पार्ट है। ज्योतिष इज एन गाइडेंस टूल ओनली। बट यहाँ क्या होता है, ज्योतिष को सिर्फ प्रेडिक्शन से जोड़ दिया गया है। इसको समझा जाता है कि प्रेडिक्शन टूल है, बट दिस इज ए गाइडेंस टूल। जैसे आपको जीपीएस गाइड कर रहा है, बता रहा है, वो ही वैसे ही ज्योतिष आपकी लाइफ को गाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ किस क्वालिटी की है, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी लाइफ में कैसे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, कैसा टाइम आ सकता है, कैसा टाइम नहीं आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट ज्योतिष। आपने जैसे बोला प्रेडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ ज्योतिष, सो इतना प्रोमिनेंट शायद इसीलिए है बिकॉज उसको सेल करना इजी है। इफ मैं बहुत हार्ड वर्ड्स में, हार्श वर्ड्स में बोलूं, यू कैन प्लीज। सो यू टेल मी, आपने क्या नोटिस किया? हम जब इतना प्रेडिक्शन पेपर खोलते हैं, कुछ लोगों की, बहुत लोगों की हैबिट होती है सुबह सीधे हॉरोस्कोप खोलते हैं। मेरा आज भविष्य फल, मेरा कलर कौन सा, मेरा लकी नंबर कौन सा। हमें इसके आगे ज्योतिष पता ही नहीं कि ज्योतिष होता क्या है। बट सिंस आपने मुझे ये बात बोली, तो वेट, आई विल जस्ट क्लोज माई आईज। मैं 1 मिनट का टाइम लूंगी, अपना पूरा जो ग्लास हाफ में फिल करके बैठी थी ना कि ज्योतिष ये होता है, उसको पहले मैं खाली करती हूँ। यस, यू शुड। मुझे जीरो से समझना है ज्योतिष क्या है। यस, मैंने जैसे बताया कि ज्योतिष है, आप ज्योतिष को आप बिल्कुल ये माइंड से हटा दीजिए कि एक प्रेडिक्शन टूल है। ज्योतिष, प्रेडिक्शन जो है ज्योतिष का पार्ट है। ज्योतिष इज ऑल अबाउट गाइडेंस। आप ये मुझे बताओ कि आप एक डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए कितने लोग जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत है ना? कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, रूटीन चेकअप कराएंगे और वो उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो हम लाइफ से डर जाएंगे, है ना? दैट्स ऑल अबाउट। अगर आप ज्योतिष के पास टाइम से आ जाओगे, अपनी लाइफ को समझोगे कि कब आपकी लाइफ में टफ टाइम आने वाला है, तो आप अवेयर रहोगे कि उस वाला टफ टाइम आपके पास आने वाला है। बिकॉज होता क्या है, लोग ज्योतिष के पास तब आते हैं जब पूरी अपनी होम रेमेडी सब कुछ कर चुके होते हैं, जब उनकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो चुका होता है, तब ज्योतिष के पास आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मैजिक होने वाला है यहाँ पर। ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला है यहाँ पे। आपको पहले ही आना चाहिए था, ताकि आप जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में आया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो आपकी हेल्थ भी सेव हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप सेव हो जाएंगे, आपके फाइनेंस बच जाएगा। ओके, लाइक दिस। सो यू सेड आपके पास हम परेशान होके नहीं आए जी, प्रिपेयर होने के लिए आए। यस, राइट? यस। अब इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे माइंड में। यस। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? यस, यू हैव टू, बिकॉज यू आर एन एस्ट्रोलॉजर। यस। तो कितना पार्ट डेस्टिनी में ऑलरेडी है, ओके, जब वो होने ही वाला है, तो एस्ट्रोलॉजी मेरी हेल्प कैसे करेगा? ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। देखो, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ some destined part and free will part. Wait, destined part and free will part. Free That will means part. one is my kismat and one is my karma. Karma. Destined is, you can say 60% and free will is just 40%. Wow, इतने अच्छे से मुझे किसी ने नहीं समझा अभी। Because देखो, destined part क्या होता है, पहले मैं destined को क्लियर करती हूँ। कुछ destiny is a situation what comes to you in life, है ना? जो आपकी लाइफ में आती ही है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो आपकी लाइफ में आती हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, आप कौन सी फैमिली में बॉर्न होगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, आपके सिबलिंग्स कौन होंगे, आपका लुक्स कैसा होगा, आप चूज नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में नहीं है, ये डेस्टाइन्ड ही है। गॉट इट? ये सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में आनी है। व्हाट इज फ्री विल? अब आप इस सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हो, ये फ्री विल होता है। और ये फ्री विल जो होती है, ये आपकी फर्दर डेस्टिनी इस लाइफ के लिए भी क्रिएट करती है, फ्यूचर डेस्टिनी और अगली लाइफ के लिए भी। ओके, आई एम श्योर थोड़ा सा हार्ड हो गया। मैं एक हाँ. और एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे आप समझे कि बारिश हो रही है, ठीक है, आज बारिश होनी है, दिस इज अ सिचुएशन। आप चेंज नहीं कर सकते, बारिश आज होगी, ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन। व्हाट इज इन योर हैंड? फ्री विल। ये अब आपके ऊपर है कि या तो आप ऐसे ही चले जाएं बारिश में, गीले हो जाएं, या अम्ब्रेला ले लें, रेनकोट डाल लें और बच जाएं। Right. तो ये आपकी फ्यूचर डेस्टिनी कैसे डिसाइड करेगी? अगर आपने भीग गए, आपके कपड़े खराब हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, ये आपकी फ्यूचर डेस्टिनी बनी। आपने रेनकोट डाल लिया, अम्ब्रेला ले लिया, आपकी तबीयत ठीक रही, आपके कपड़े बच गए, ये आपकी फ्यूचर डेस्टिनी डिसाइड हुई। ओके, यस, ओके। अगेन मैं अगर आप इसको So your actions will dictate the future destiny. फ्यूचर डेस्टिनी, Okay. है ना? जैसे आफ्टर एज ऑफ 22, 23 योर हाइट इज डेस्टिनी, वो पास्ट हो गई, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज इन योर हैंड? योर वेट। हाँ, दिस इज वेट इज ऑन फ्री विल, कि अब आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, अपनी लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से कैसे भी मेंटेन करते हो, वो आपकी फ्यूचर डेस्टिनी बताएगा। अगर आपने वेट मेंटेन किया तो यू विल बी फिट,
या ओबेसिटी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, ये आपकी फ्यूचर डेस्टिनी डिसाइड होगी। सो सपोज मेरी तबीयत खराब हुई, अब मैं बोलूंगी ओहो किस्मत में ही हेल्थ खराब हाँ, लिखी थी, हाँ, तो यू कांट से दैट कंप्लीटली, राइट? यस, नो, अगर आपके कोई जेनेटिक है, सपोज समबडी इज डायबिटिक, तो उनके जेनेटिक्स में आया है, तो दैट इज देयर डेस्टिनी। यस, बट उसको वो मैनेज कैसे करना है, वो मतलब होता क्या है, डेस्टिनी जो है वो आपका पास्ट है, आप इसको समझो, और फ्री विल है वो आपका फ्यूचर है, और आपको अपना प्रेजेंट कैसे हैप्पी बनाना है ये आपके ऊपर है। बट लोग क्या गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि हमारी जो फ्री विल है वो हमारी पास्ट है और रिग्रेट ही करते रहते हैं, और वो समझते हैं हमारी डेस्टिनी जो है वो फ्यूचर ही है, और बैठे रहते हैं उसका वेट करते हैं और अपने प्रेजेंट को हॉरिबल बना चुके होते हैं। लवली लवली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनफैक्ट हमें कोशिश भी करनी होती है ना, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और दूसरों को जल्दी नोटिस करते हैं। उसके साथ ही वो ज्योतिष के पास गई थी ना, उसका काम हो गया, पर वो जो गई थी ना उसका काम नहीं हुआ, तो आई थिंक अब मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं, पर मेरा अपने डीड्स पे ध्यान नहीं है। मेरी एक फ्रेंड डायबिटिक है, राइट? अब वो बहुत परेशान है अपनी बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। जब वो ज्योतिष के पास जाती है तो ज्योतिष अपना तरीका बताते हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर्स को अपनी मेडिसिन देते हैं, जब वो आयुर्वेदा में जाती है वो अपना कुछ बताते हैं, राइट? कोई अगर सपोज वास्तु में चला गया, वो बोलेंगे आपके घर की दिशा खराब है। मुझे ये समझ में नहीं आता है मैं कौन सा रोड, किस रोड पे जाऊं। वाई एस्ट्रोलॉजी? मेरी एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करेगा? एस्ट्रोलॉजी ऐसा हेल्प करेगा जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर आपकी बॉडी को स्कैन करके बताता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सेम एस्ट्रोलॉजर एक हॉरोस्कोप को स्कैन करके बताता है कि आपकी हॉरोस्कोप में क्या प्रॉब्लम है। वो एज अ हॉरोस्कोप स्कैन करके आपके प्रॉब्लम्स को समझता है, आपको एक सेट ऑफ रेमेडी देता है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने डॉक्टर को बताया कि सपोज मुझे मेरे पेट में दर्द है, आपको एक पैरासिटामोल दे देगा, ठीक नहीं हुआ आपके पास, आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वो एक एंटीबायोटिक देगा आपको। उससे अगर आपकी प्रॉब्लम वो नहीं थी तो तब वो आपको बोलेगा कि स्कैन करा लो, तब वो स्कैन के इनपुट्स लेके तब आपके राइट ट्रीटमेंट पे पहुंचेगा। सेम एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसा ही होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके सबसे पहले आप पूरी अपनी चीजें बताएं। नॉर्मली क्या होता है, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुछ बताते ही नहीं है कि आपने पास्ट क्या किया, अभी आपका रूटीन कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, और दे एक्सपेक्ट अ मैजिक। नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स पूछते भी नहीं है, और हम भी क्या करते हैं, नहीं हम भी एक्सपेक्ट करके जाते हैं, हम थोड़ी बताएंगे, वो तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा क्या करना है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी बताते हो पूरी कि हमारे पास क्या है, एंड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर कि उसको सब पता होना चाहिए। हम तो उल्टा रोकते हैं कि देखते हैं इनको कितना आता है, ये कितना बता पाते हैं। एस्ट्रोलॉजर को चेक किया जाता है। अगेन आई विल से टिल एन एक्सटेंट एस्ट्रोलॉजर समझ जाता है। आप आते हो एक हॉरोस्कोप से इजीली समझ जाते हैं कि उसका बेसिक नेचर क्या है, इसको किस फील्ड में प्रॉब्लम होगी, इसका कौन सा फील्ड अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर के पास एक बेसिक आइडिया रहता है, बट आप अभी किस तरीके का कर्म कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। मैंने तो आपको बता दिया कि आपको ये करना है, और मुझे पता है कि आप बाहर जाके इसकी बुराई करने वाले हो, आपके कर्म ऐसे है, तो मेरा तो ट्रीटमेंट फेल हो गया। वेरी ट्रू, कुछ काम ही नहीं करेगा मेरा ट्रीटमेंट। दैट्स व्हाट। डॉक्टर्स मेडिसिन के थ्रू हमें ठीक करते हैं, यस, सर्जरीज के थ्रू ठीक करते हैं। डॉक्टर्स के पास अपना एक साइंस है। आप किस साइंस की हेल्प लेते हो एस्ट्रोलॉजी के लिए? एस्ट्रोलॉजीज में हम रेमेडीज की हेल्प लेते हैं। हमारा ट्रीटमेंट, एस्ट्रोलॉजी का ट्रीटमेंट है रेमेडी पार्ट। इसलिए मैं ये कहूँ कि आजकल इसको रेमेडीज बोला जाता है, और पहले के जमाने में तो ये लाइफस्टाइल ही था। जैसे आज मैं अगर किसी को रेमेडी दूंगी तो मैं कहूंगी कि पहली रोटी गाय को खिला देना, बट पहले ये लाइफस्टाइल था, पहले सब लोग यही करते थे, गाय को खाना खिलाते थे पहले। मैं आज रेमेडी देती हूँ कि बेडरूम में खाना मत खाना, जबकि पहले के जमाने में कल्चर था किचन में सब साथ बैठ के खाना खाते थे। एग्जैक्टली। तो ये सारी जो हमारी रेमेडीज है वो पहले का लाइफस्टाइल था जो लोग भूल गए हैं करना। लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना भूल गए हैं, तो हमारी सारी जो भी रेमेडी है दिस इज स्पिरिचुअलिटी। वेट, you were talking about astrology. Yes. Now you're saying spirituality. Yes. How are these two connected? Suppose मैं मंदिर नहीं जाती. Yes. मैं बिल्कुल मंदिर में विश्वास नहीं रखती, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, या मैं जा ही नहीं पाती फॉर एनी रीजन, मेरा एज ज्यादा है, मेरे नीज काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं बाहर रहती हूँ। यू टेल मी, अगर मैं मंदिर ही नहीं जाती तो क्या मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, क्या मैं रिलीजियस नहीं हूँ? नो, नॉट लाइक दैट। आप मंदिर नहीं जाते तो ऐसी बात नहीं कि आप स्पिरिचुअल नहीं है। मेरी नजर में अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी इज सिंपैथी, कनेक्शन टू द नेचर, control on your breaths. This is all about spirituality. What is spirituality, you said? Sympathy, connection to the nature, control on your breaths. Okay. This is all about spirituality. जिसको spirituality एक छोटे से फॉर्म में समझनी हो, उसके लिए ये सबसे परफेक्ट है। What is spirituality? Yes. अगर आप मंदिर नहीं जाते हो और आप किसी की हेल्प करते हो, किसी के लिए सिंपैथी रखते हो, और सपोज करो आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपने देखा कोई एक्सीडेंट होता है, तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, गाड़ी स्लो करी, देखा, ओ गॉड ब्लेस देम, और
आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपकी कोई मीटिंग लाइंड अप है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, यही करते हैं। बट अगर आपने गाड़ी रोकी, उसको उठाया, गाड़ी में बिठाया, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया, उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया, कनेक्शन कर दिया, मैं इससे एक जितना आपको एक हवन यज्ञ करके जो फल मिलेगा ना, उतना ही फल आपको इक्विवेलेंट टू इसमें मिलने वाला है। किसी की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना। एंड दिस मेक्स योर कर्मा। यस, दिस मेक विल योर कर्मा। आप इसका मैजिक जान ही नहीं सकते कि जो आपकी इस लाइफ में भी ऐड होगा और आपकी अगली लाइफ में भी ऐड होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको रोज पूजा करनी है। अगर आप इतनी दया भाव रखते हो, किसी के लिए हेल्प करने की रखते हो, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। रोज की पूजा, रोज का आपने आपके घर के स्टाफ की भी हेल्प करी, दिस इज इक्विवेलेंट टू गो टू द टेम्पल। सो ओके, अगर मैं शिवलिंग पर जाकर दूध नहीं चढ़ा पाई और वही दूध मैंने अपने किसी स्टाफ मेंबर को या किसी ऐसे पर्सन को दिया जिसको जरूरत थी, इट इज गुड टू गो? गुड टू गो, बट दिस विल डेफिनेटली एनहांस बट गुड टू गो, नो इश्यूज। हाँ, डोंट वरी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अब प्रैक्टिकली पूछते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा। बाय मंदिर आई मीन मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, एवरीथिंग। मंदिर जाने से क्या होता है, आप एक उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हो, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हो और मटेरियलिज्म से कहीं ना कहीं डिटैच होते हो थोड़ी देर। बिकॉज जैसे मैं कहूँ कि कोई मटेरियलिस्टिक मैन भी स्पिरिचुअल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल ही हो तो आप मटेरियलिस्टिक नहीं हो। मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको आपकी जर्नी को इजी बनाते हैं। आप सपोज करो हम यहाँ बैठे हैं, आप अपनी कार से आए यहाँ तक, आपका टाइम बचा, आपको बना हुआ खाना मिला, आपका टाइम बचा, तो आपने अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में लगाया, स्पिरिचुअलिटी में लगाया, कहीं और लगाया। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक मैन स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, बट मटेरियलिस्टिक थिंग ही सब कुछ है। बट एक आपने बहुत सही चीज बोली, स्पिरिचुअल होने के लिए भी मेरा पेट भरा हुआ होना और मेरे ड्रीम्स का पूरा होना बहुत जरूरी है। मैं अगर सपोज मेडिटेशन में बैठी हूँ, मैं 10 मिनट यही सोच रही हूँ कि मैं कल कैसे कमाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कोई नहीं पाओगे, दैट्स व्हाट। तो सीमा, ये क्या गलत हो जाएगा अगर मैं आपसे ये पूछूं, इज स्पिरिचुअलिटी अ लग्जरी? अगर मेरा पेट ही भरा हुआ नहीं है, मेरे बेसिक एमिनिटीज मेरे पास नहीं है, तो क्या मेरा माइंड स्पिरिचुअलिटी तक जा पाएगा? यस, स्पिरिचुअलिटी इज लग्जरी एंड व्हेन यू कम टू स्पिरिचुअलिटी आप एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाते हो, कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी का नशा ही कुछ और है। जब मैंने आपसे पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो प्लैनेट्स पे बेस्ड है। yes, प्लैनेट्स की पोजीशन, सिचुएशन, उनके रोटेशन पे बेस्ड है, राइट? एब्सोल्युटली। मंगल, शनि, 7.5, मुझे ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं, बट मुझे प्लीज समझाओ, इनसे सच में डरने की जरूरत है? आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो आप ये सुनो, शनि से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को क्लियर करती हूँ। अभी प्लैनेट्स हमारी लाइफ पे कैसे असर डालते हैं, देखो प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कोई पोजीशन लेट से यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है, तो अभी उसकी इक्वेशन ऐसी है, जैसे ये प्लैनेट मूव होकर यहाँ पे आएगा, अर्थ से सिचुएशन, इसकी जो इक्वेशन होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अर्थ से इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई इस प्लैनेट की, तो अर्थ पे जो भी सोल्स हैं उनके साथ भी इक्वेशन उसकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। सेम, तो प्लैनेट का जैसा बेसिक नेचर होता है वैसे लोगों की लाइफस्टाइल में फर्क पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम पहले एग्जांपल लेते हैं मून का, फिर मैं आपके सैटर्न का एग्जांपल लूंगी। मून का एग्जांपल लेते हैं। मून इज ऑल अबाउट इमोशंस, वाटर, इमोशंस एंड वाटर। मून हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, इम्बैलेंस करता है। मून इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो आपने देखा होगा कि फुल मून और न्यू मून पे समुद्र में कैसा होता है, हाई टाइड और लो टाइड। आपने ये बात तो नोटिस करी होगी, सबने देखी होगी। तो अगर एक मून न्यू मून के दिन समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड ला सकता है जो पूरा वाटर है, तो हमारी बॉडी में तो 72% वाटर है, तो हमारी बॉडी का क्या हाल होता होगा जब उसकी इक्वेशन डिस्टर्ब होती होगी। कैन यू इमेजिन? सो दैट्स व्हाट फुल मून पे आपने देखा होगा, इमोशन एनहांस हो जाते हैं। जो हैप्पी होते हैं वो ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, जो सैड होते हैं वो ज्यादा सैड हो जाते हैं। यस, फुल मून न्यू मून्स पे इमोशंस में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहता है। अच्छा एक बात बताओ स्नेहा, एक नॉर्मल सी बात है, कभी भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा तो अमावस्या के दिन लोग काम क्यों बंद रखते हैं? और हर कोई काम बंद रखते हैं। क्यों काम बंद रखते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन इमोशंस बिल्कुल ड्राउज हो चुके होते हैं। अच्छा। ड्राउजी, तो इसीलिए लोगों को डर लगता है, क्योंकि उनके साथ मिसहैपनिंग होने के चांसेस रहते हैं। एंड देयर आर हिस्ट्रीज की अमावस्या के दिन बहुत सारी मिसहैपनिंग हुई है, क्योंकि उस समय आपका इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं रहता, क्योंकि उस दिन मून बिल्कुल गायब रहता है, मून की एनर्जीज नहीं रहती। अमावस्या इज नो मून डे, उस दिन मून की एनर्जीज नहीं रहती। उनका बेसिक नेचर इमोशंस है, तो इसलिए हमारे इमोशंस पे फर्क पड़ता है। ठीक है। जब आपने मून और इमोशन की बात की ना, मुझे सिर्फ करवा चौथ की याद आई। उस दिन इमोशंस बहुत ड्राउजी हो जाते हैं जब तक मून नहीं आता है बाहर। एग्जैक्टली। सो मून यू सेड, नाउ यू टेक, आपने सैटर्न की बात, सैटर्न की बात बता। सैटर्न इज इन हिंदी शनि बोला जाता है ना। तो जैसे मून, सॉरी आई एम टू लेम एट इट, मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। तो जैसे मून ने अपने इमोशन का नेचर था, तो उन्होंने हमारी बॉडी पे हमारा इमोशनल इम्बैलेंस कर दिया। और शनि का नेचर है, शनि इज ऑल अबाउट
आप एक जज की तरह समझ लो, जज, कर्मा, आपने अच्छा किया उसका अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया आपको बुरा मिलेगा। आपने अच्छा किया, आपको शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की ढैया जो भी चल रही हो, इतने सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। ये होता क्या है 2.5 7.5? ये शनि का टाइम रहता है। हर प्लैनेट्स का हमारी एक हॉरोस्कोप में एक टाइम पीरियड रहता है। उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट हमारी हॉरोस्कोप में एक्टिव हो जाता है और इस हिसाब से हमें फल मिलते हैं उनके। तो इसीलिए शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं शनि को आपको अगर ऐसे समझाऊं तो आप एक समझिए, शनि एक IT ऑफिसर की तरह समझते हैं, एक जज की तरह समझते हैं ना। अगर आपकी कंपनी में रेट होती है, रेट हो गई तो क्या होता है, अगर आपके पेपर्स क्लियर है, IT ऑफिसर आएगा, आपके पेपर्स चेक करेगा, आपके पेपर्स क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, यू आर फिट। और आपको और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मेरे पेपर्स क्लियर है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। बट व्हाट इफ आपके पेपर्स क्लियर नहीं है, आपकी फाइल क्लियर नहीं है, अब आपकी फाइल जाएगी स्क्रूटनी में, वहां आपको पेनल्टी लगेगी। दैट इज शनि। कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सब कुछ आपने अच्छा किया हुआ है, क्लियर है, क्लीन चिट, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। और अगर गलती की है तो पेनल्टी लगेगी जैसे आपको लगती है। अगर आपके कर्म बुरे हैं, आपने कुछ गलत किया है, तो शनि कैन हार्म यू, राइट? यस, डेफिनेटली। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, अगर मैंने कुछ बुरा कर दिया जी, कैन आई टेक एन एस्ट्रोलॉजर्स हेल्प कि मेरी हेल्प करो, मेरा कर्मा बुरा है एंड शनि कैन हार्म मी? यस। अब आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि आपने ऑलरेडी कर्म बुरा किया, तो आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताएगा और कुछ ऐसे अवेयर करेगा, ताकि देखो वो जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसकी पेनल्टी तो आप पर आएगी, बट आप उस पेनल्टी को फेस कैसे करते हैं वो स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी। सपोज करो कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, कोई रिलेशन आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है, तो अब आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो आपके यहाँ कर्म ऐसे थे कि आपके पास फाइनेंस अच्छा था, फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, तो आपका जो दिल टूटा उससे आप बहुत जल्दी ओवरकम हो जाएंगे। right. आप उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, एस्ट्रोलॉजर आपको वहां तक डैम श्योर पहुंचाते। अब एक चीज और आती है मैच मेकिंग। मैंने मैच मेकिंग की बात क्यों की? क्योंकि लोग मंगल से डरते हैं, फिर पेड़ से शादी होती है, बहुत सारी चीजें। आप मांगलिक हो, आपकी शादी नहीं होगी, आप मांगलिक हो तो आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी। क्या ऐसा सच में होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है स्नेहा। देखो 50 मंगल, अगर मैं एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म में समझाऊं एस्ट्रोलॉजी के, आपके भले ना समझ में आए, क्योंकि हॉरोस्कोप में क्या होता है, 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। और अगर मंगल उनमें से 6 घरों में भी होता है तो मांगलिक कंसिडर होता है। तो इस हिसाब से 50% पॉपुलेशन तो मांगलिक हो गई। तो उस 50% और मांगलिक और नॉन मांगलिक की तो शादी ही नहीं हो सकती। इट्स लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है। मांगलिक इट्स व्हाट कि आपको एक बेसिक नेचर समझ में आता है। हॉरोस्कोप रीड करके अगर मंगल उन पर्टिकुलर 6 हाउसेज में अवेलेबल है, वहां पर प्रेजेंट है, तो हमें ये समझ में आता है कि उस बंदे का या उस बंदी का अग्रेशन किस फील्ड में होता है। हो सकता है कि उसका घर के लिए पॉजिटिव ज्यादा हो, फैमिली के लिए पॉजिटिव ज्यादा हो, सेक्सुअल लाइफ से पॉजिटिव ज्यादा हो, काम में एग्रेशन उसका ज्यादा हो। हमें उसका बेसिक नेचर समझ में आता है बंदे का। और अगर ये मैं उसके मैच मेकर्स को बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर बंदे का पैशन यहाँ पर है, एंड इफ ही और शी इज एग्री विथ इट, दे कैन मैरी। मांगलिक और नॉन मांगलिक की आराम से शादी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली उसे अपने ऑब्सेशन और अपना जो कहीं पे भी एग्रेशन है वो पता होना चाहिए कि आई एम ऑब्सेस्ड और मेरा एग्रेशन यहाँ पे है, एंड माय पार्टनर इज रेडी फॉर इट। हाँ, तो सपोज मैं काम से बहुत ज्यादा अपने वर्क से बहुत आई एम अ वर्कहॉलिक सपोज, यस, एंड आपको कोई ऐसी हॉरोस्कोप आ जाती है कि आपका पार्टनर मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये तो बिल्कुल हाउसवाइफ ही रहेगी, ये कोई काम ही नहीं करेगी, तो आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। तो इट्स बेसिक कॉमन सेंस की शादी टूटेगी। यस, बेसिक। तो इसमें मंगल का कोई रोल ही नहीं है। बस मंगल हमको ये बताता है कि आपका ऑब्सेशन कहाँ पे है, आपका एग्रेशन, आपका पैशन कहाँ पर है, कौन से फील्ड में। ये हेल्प करता है मंगल हमको। मंगल भी सोचता होगा मैं बिल्कुल किसी को डराता नहीं, वो लोग डर के बैठे हैं। मंगल से डरने की जरूरत है स्नेहा, ना शनि से डरने की जरूरत है। ये लोगों ने क्यों इतना इसको हाइप अप कर दिया? तो मैं आपकी बात से 2 चीजें समझी। शनि से लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि कर्मा ठीक नहीं करते हैं। मंगल से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने नेचर का पता नहीं होता। मंगल, जैसे मैंने आपको मून का नेचर समझाया, सैटर्न का नेचर समझाया। मंगल इज एग्रेसिव प्लैनेट, मार्स इज एग्रेसिव प्लैनेट, उसका नेचर एग्रेशन है। तो इसीलिए लोग इससे और डर जाते हैं, जबकि एग्रेशन को गलत फील्ड में ले रहे हो। एग्रेशन कहाँ पर है, कौन से फील्ड में, ये बता रहा है मंगल। ओके, तो सीमा, कुंडली मिलाना, मैच मेकिंग एक शादी के लिए कितना जरूरी है? देखो, कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है शादी के लिए, बट जो कुंडली मिलाने का तरीका यहाँ पे अभी पॉपुलर हो गया है ना, वो गलत है। यहाँ पे क्या होता है, कुंडली मिलाने का एक तरीका है जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में कहते हैं अष्टकूट मिलान। उसमें क्या होता है, एक 36 स्कोर होता है, 36 में से 18 गुण मिल गए तो आप पास हो गए, आप शादी कर सकते हैं, नहीं मिले तो आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एट ऑल। जैसे मैंने आपको ज्योतिष समझाया ना, ज्योतिष को सिर्फ प्रेडिक्शन समझा जाता है, जबकि वो है गाइडेंस टूल। और यहाँ पे मैच मेकिंग को सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान से समझा जाता है, जबकि वो गुण मिलान नहीं, इसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो अलग है।
ऐसा नहीं है, अगर आप अभी अपने पेरेंट्स की कुंडली मिलाएंगे ना तो उनके हार्डली 2 और 3 गुण मिल रहे होंगे और उनकी वेडिंग्स बहुत अच्छी चल रही होती है, और जिनका स्कोर 36 आउट ऑफ 36 है वो उनकी डिजास्टर बन चुकी है उनकी लाइफ। माय फादर स्टिल जोक्स कि तुम्हारी मम्मी से मेरी कुंडली मिलती ही नहीं होगी फॉर श्योर, स्टिल वी आर हैप्पी। यस, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्कोर आपका भले 5 आए या 6 आए, मतलब उसका कोई मैटर नहीं करता, बट देयर आर डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड। उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे जैसे हॉरोस्कोप में हाउसेज होते हैं, तो हमको हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ हेल्थ, हाउस ऑफ रिलेशनशिप, आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपका फॉरेन ट्रैवल कैसा है, आपका बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमको इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को स्टडी करके दोनों को एक्सप्लेन करना होता है कि भाई इसकी फिजिकल, इसकी भी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर है, इसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर है। उनको बैठकर इंडिविजुअल काउंसिल करना पड़ता है। दिस इज कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ मैच मेकिंग। शैल आई आस्क यू समथिंग? यस। ये चीज मैं एक एस्ट्रोलॉजर से क्यों पूछूं? जब मैं अपने पार्टनर से मिलने जा रही हूँ मैं उससे ना पूछ लूं डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अपने पार्टनर को डायरेक्टली, ये वाली बात है लव मैरिज के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, बट इफ यू आर गो फॉर अरेंज मैरिज तो आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर से नहीं खुलते हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती ही हैं जो आप अपना पास्ट छुपा के रखते हो, बताते नहीं, या फिर आप हेजिटेट करते हो कि मैं कैसे बताऊं, और एस्ट्रोलॉजर समझ जाएगा, और एस्ट्रोलॉजर जो आप हिडन रखना चाहोगे वो हिडन रख के ही काउंसिल करेगा। लेट्स अज्यूम दुनिया में सिर्फ 10% लोग कुंडली मिलाते हैं जी। इंडियंस को ले लो, इंडियंस के अलावा शायद ही कोई करता हो। बाकी लोग भी तो शादी कर रहे हैं और उनकी शादी चल रही है, फिर वहां तो कोई कुंडली नहीं मिलाता। नहीं, कुंडली नहीं मिलाता, पर उनकी कंपैटिबिलिटी सही होती है, जो मैं बता रही हूँ ना कि सो यू आर सेइंग इट विल हेल्प। यस, इट विल, जरूरी नहीं है बट इट विल हेल्प अ लॉट। यस, इट विल हेल्प अ लॉट, ओके, अ लॉट। क्योंकि क्या होता है, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, स्नेहा, ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। एक शादी सिर्फ 2 बातों से चलती है, एक विल पावर और एक पेशेंस। मेरे हिसाब से सिर्फ ये 2 ही चीजें होनी चाहिए, आपकी शादी चलाने के लिए बहुत होता है। पहले के जमाने में ना लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं होते थे, डाइवोर्स का ऑप्शन ही नहीं था। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू टेक पेशेंस। आजकल के जमाने में बहुत ऑप्शंस हो जाए आप यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, दोनों सेल्फ इंडिपेंडेंट है, थोड़ी सी बात पे नहीं जमी, ब्रेकअप हो जाता है। पहले तो एक ये पार्ट है, क्योंकि पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब ऑप्शंस है हमारे पास। तो ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए तो विल पावर और पेशेंस रखना पड़ता था कि मैं यहाँ से कहाँ निकल के जाऊंगी। यस, और आज के जमाने में क्या हो गया है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है कि नहीं, हमको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो क्या सही है, आधा पेशेंस और आधा? यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सो पेशेंस एंड विल पावर। येट अब जैसे आपने इसको बोला कि ओके इंडिपेंडेंट हो गए, अपने आप में ये तो ठीक चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बट आपकी कंपैटिबिलिटी चेक करना जरूरी है। कि कौन से एरियाज में आप दोनों कंपैटिबल हो। सपोज करो मैं एक हॉरोस्कोप से इजीली जज करके बता सकती हूँ कि इनके इन-लॉज के साथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनने वाली, ये एक इजी बात है। 90% लोग बोले नहीं, एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर आपको इजीली बता सकता है। बट व्हाट इफ अगर आप इन-लॉज के साथ रहते हो और आपके हस्बैंड बाहर ट्रैवल करते हैं, तो आपकी तो वहाँ शादी नहीं चलने वाली। और आप दोनों ही बाहर रहते हो, पेरेंट्स अलग रहते हैं, आपकी शादी बहुत अच्छी चलने वाली है। दिस इज लाइक दिस। आपको समझना है कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है। ये राइट। अगर आप यूजुअली शुरू से ऐसा होता है, यूजुअली अ गर्ल कमिंग फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, वो बहुत थोड़ा सा इजी होता है उसके लिए एक जॉइंट फैमिली में फिर से एडजस्ट कर पाना। वो बहुत फ्री रही है घर में, राइट, और उसको अचानक से एक बहुत बड़ी फैमिली मिल गई सडनली, अब वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसमें कुंडली क्या बताएगी? ये तो शायद पेरेंट्स को और उसको खुद को भी पता है। अगर मैं उसको पहले से ही बता दूं कि बेटा आपको इस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रिपेयर रहेगी इसके लिए। राइट, प्रिपेयर रहेगी, उसको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा कि हाँ मैम ने मुझे बताया था कि आपको ना आपको करियर सेटअप करने में दिक्कत आएगी, आपको इन-लॉज के साथ मैनेज करने में दिक्कत आएगी, तो शी विल बी प्रिपेयर फॉर दैट, और उसके लिए इजी हो जाएगा ये करना। इजी हो जाएगा। सो यू आर सेइंग दैट एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प मी एज अ गाइडेंस टूल रादर देन मुझे डराने के। मैं लाइफ में परेशान हूँ किसी चीज को लेके, हेल्थ है, करियर है, मैरिज है, लव है, कुछ भी हो सकता है। मेरी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कैसे कर सकता है? जो रेमेडीज हैं, जो टूल्स हैं, वो हो सकते हैं एक तो पूजा, किसी टाइप की पूजा जब आप रेकमेंड करते हैं, एक होता है जेमस्टोन्स, और क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। ओके, यस, दीज ऑल आर द रेमेडीज पार्ट। ओके, जो रिंग्स पहनते हैं लोग, वो सच में काम करती हैं? स्टोन्स? यस स्नेहा, वो सच में काम करती हैं, बट जेमस्टोन क्या है? आपकी रेमेडीज पार्ट का लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन दिया जाता है। बट अगर आप ये कहें कि जेमस्टोन आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, तो आंसर इज नो, वो आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। जेमस्टोन कोई मैजिक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई क्योर नहीं है। जेमस्टोन सप्लीमेंट है, एक सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे आप सपोज करो जिम जा रहे हो और आपका गोल है कि मुझे बॉडी बनानी है और मुझे मेरा वेट मैनेज करना है मुझे, तो आप जिम में तो जा ही रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, और अगर मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान देती हूँ, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान देती हूँ आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग,
तो ये कितना जल्दी वर्क करेगा, कितना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जेमस्टोन एक सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं, एंड दे रियली वर्क, एंड दे वर्क एज दे शुड, नॉट एज वी एक्सपेक्ट। जैसे कोई पर्टिकुलर हम जेमस्टोन पहनते हैं, तो जो पर्टिकुलर जेमस्टोन का जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जीज इस पर पड़ती हैं, और ये हमारी बॉडी पे टच रहता है, और ये हमारी बॉडी के थ्रू बेसिकली हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। उस पर्टिकुलर चक्रा को जहां पे हमें जरूरत थी उसको ट्रिगर करते हैं। और वो चक्रा जैसे ही ट्रिगर होता है, हमारा मेंटल सबसे पहले हमारे माइंड पे वर्क करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने सोच लिया आपको ये काम करना है तो करना ही है। तो जैसे ही वो चक्रा ट्रिगर होता है, आपके माइंड में एक ऐसी एनर्जी वो देते हैं, ऐसे वाइब्रेशन देते हैं कि आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, और आप वो चीज करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगने लगते हो, कॉन्फिडेंस भर जाते हो, एनर्जी ज्यादा लगती है, स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है आपकी। तो थोड़ा सा सीमा दी, थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने एक दिन जब वॉर होने वाला था, नेक्स्ट डे द वॉरियर्स वेंट टू हिम एंड सेड कि हमें तो पक्का पता है सामने जो दूसरे वॉरियर्स हैं, दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अस। तो उन्होंने बोला था ठीक है, जस्ट वेट हियर। उन्होंने कुछ टाइम, आई मीन इफ आई नो द स्टोरी राइट, उन्होंने कुछ टाइम उनकी जो तलवारें थी, जो उनके हथियार थे, जो उनके आर्म्स एंड एमिनेशंस थे, वो पूरे रखे और अंदर से लेके आए, एंड ही सेड अब मैंने इसमें कुछ ऐसा किया है कि अब आप नहीं हारोगे। एंड दे वन। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है इनका? यस, दे आर हीलर। ये हीलर होते हैं जेमस्टोन, कहा जाता है साइकोलॉजिकली भी काम करते हैं। यस, जेमस्टोन मैजिकल नहीं होते, बट जेमस्टोन लकी होते हैं। यू ऑलवेज यूज्ड टू लिसन ना कि लकी जेमस्टोन। ये एक हीलर होते हैं, एक अजीब सा सुकून देते हैं, एक अजीब सी शक्ति देते हैं आपको पहनने में। आपने ये जो पहना है, व्हाट इज दिस? दिस इज पुखराज, येलो सफायर, एंड दिस इज पन्ना, ग्रीन एमरल्ड। अच्छा, व्हाई आर यू वेयरिंग दिस? ये हाँ, नो यू कैन। देखो, जेमस्टोन दो पर्पस से डाले जाते हैं। एक उस पर्पस से, या तो वो प्लेनेट आपके हॉरोस्कोप में वीक है तभी डाला जाता है, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए। बिकॉज हमें ऐसा नहीं है कि सैटर्न, मार्स, मून, हमें सारे प्लैनेट्स की एनर्जी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सैटर्न थोड़ा टफ प्लैनेट है, मार्स थोड़ा एग्रेसिव प्लैनेट है तो हमें उसकी जरूरत नहीं। हमें लाइफ में एग्रेशन भी चाहिए, हमें लाइफ में लॉयल्टी भी चाहिए, हमें लाइफ में इमोशंस भी चाहिए। तो मुझे सारे बैलेंस, सारे प्लैनेट्स की एनर्जी की नीड है। तो हो सकता है कि हर एक के हॉरोस्कोप में सारे प्लैनेट्स डिफरेंट डिग्रीज से होते हैं। तो जो प्लैनेट वीक होता है, जो प्लैनेट की एनर्जी मेरे पास वीक है, तो या तो मैं उस प्लैनेट का जेमस्टोन डाल लूं, तो वो प्लैनेट मेरी हॉरोस्कोप में बैलेंस कर देगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। या दूसरा, आपको कोई एक पर्टिकुलर गोल हासिल करना है, जैसे आपको शादी करनी है, फॉरेन ट्रैवल करना है, फाइनेंस साथ नहीं दे रहा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो स्टोन डाला जाता है, और जैसे ही आपका गोल पूरा हो जाता है, आप उस स्टोन को निकाल सकते हैं। ये दो बातें होती हैं स्टोन्स के लिए। सो एक लेमैन की तरह किसी एक कमी को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में सारे गॉड्स, राम जी को देखिए, कृष्ण भगवान को देखिए, बहुत अच्छे जेमस्टोन डाल के रखते थे, बहुत अच्छे शिव जी को देखिए, सब में राजा महाराजा इतने जेमस्टोन डाल के रखते थे। क्यों डाल के जाते थे? क्योंकि ये आपकी एनर्जी को, जो भी आप काम कर रहे हो उसको एनहांस करते हैं, आपको बूस्ट करते हैं आपको काम करने के लिए। तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका एक उस डायरेक्शन में काम करने के लिए आप अच्छे बुरे डिसीजंस लेने लग जाते हो। बट अगेन आई विल से दिस, एक यहाँ पे कि जब भी जेमस्टोन डालें, एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर से पूछ के डालें, ना कि पुखराज मुझे ये देगा, पन्ना मुझे ये देगा और डाल लें। किसी भी आप जेमस्टोन की शॉप पे जाके उनसे लेकर आ जाए, ऐसा ना, सबके लिए सब काम ऐसा ना करें। सब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लीजिए, और ऐसा नहीं, आजकल की मैं स्नेहा आपको एक बात बताऊं तो सबसे इजी रेमेडी लगती है लोगों को स्टोन डालना। मैंने जैसे पहले भी बताया ना कि एस्ट्रोलॉजर आपको सेट ऑफ रेमेडी देगा, आखिरी में आपको बताएगा कि आप ये स्टोन डाल लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लोग वो सारी चीजें छोड़ के, ये स्टोन बहुत ईजी है, हमने स्टोन बनवाया, स्टोन डाल लिया, स्टाइलिश भी बहुत लगता है ना, तो पहन लेते हैं लोग, चीजें छोड़ दी और एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ कि ये मुझे कैसे देता है, अब ये पुखराज मुझे कैसे देता है रिजल्ट। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ही नहीं है, आपके काम ही ऐसे नहीं है, तो ये पुखराज आपको कैसे रिजल्ट देगा? आई डोंट नो, लोग ये डर की वजह से करते हैं या शौक की वजह से, जो हमारी 10 फिंगर्स में से 8 उनकी सिर्फ रिंग से भरी होती है, 2-2 3-3 रिंग्स यहाँ तक होती हैं, तो वो लोग क्या डर के पहनते हैं या सिर्फ रेमेडी के लिए पहनते हैं? और क्या ये करना सही है? नहीं, पहली बात तो इतने सारे जेमस्टोन डालना गलत है। आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 to 3 जेमस्टोन डालने पड़ते हैं। अगर आपका गोल पूरा हो जाता है, आप जेमस्टोन को उतार दीजिए। बट हाँ, कोई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई प्लैनेट अगर आपके हॉरोस्कोप में वीक ही है तो उसको आपको लाइफ टाइम के लिए पहनना पड़ता है, और 3 to 4 years में आपको उसको भी चेंज करना पड़ता है। हमें प्लैनेट्स को मत कंफ्यूज करो कि मुझे कौन सा, इतने सारे गोल्स बता दिए, स्टोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, तो मैक्सिमम 2 to 3 डालें अपने लिए। और एक बात और बोलूं कि अगर आपने ये टॉपिक डिस्कस ही किया है, आजकल जेमस्टोन का ना मार्केट बहुत हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स आने लग गए हैं, जो एक नॉर्मल मैन अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो उनको लगता है कि यार
जो स्टोन 50,000 1 लाख में अवेलेबल है वो तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे स्टोन मुझे रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। आज मैं इस बात को क्लियर करती हूँ कि जो महंगे से महंगा स्टोन्स है उनके एक सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, उपरत्न भी आते हैं जो कम प्राइस में अवेलेबल होते हैं। अगर आप उनको एफर्मेट करके पहनते हैं, उनको एक पॉजिटिविटी के साथ, अफर्मेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पहनते हैं, तो वो भी आपको उतना ही रिजल्ट देगा जितना कि एक एक्सपेंसिव देगा। बट आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको माइंड में है कि नहीं मुझे वो एक्सपेंसिव वाला ही खरीदना है, मुझे तो वही असर करेगा, अगर आपका माइंड वही अटका हुआ है, तो गो फॉर अ स्मॉलर साइज। जेमस्टोन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, साइज नहीं। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको 500 mg की एक टैबलेट देता है, तो आप डॉक्टर से ये नहीं कहते कि डॉक्टर मुझे बड़ी टैबलेट दे दो तो ज्यादा असर हो जाएगी, छोटी में भी 500 mg रहता है। तो इट इज लाइक दैट, आप गो फॉर स्मॉलर साइज अगर आपको है, बट जो भी पहने कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, और ये सोच के कि ये मुझे रिजल्ट देगा, ना कि मैंने पहन लिया एंड नाउ आई विल चेक, राइट, देयर शुड बी सम मैजिक। ये मत करें प्लीज। आपने जेमस्टोन की बात की कि जेमस्टोन का मार्केट हो गया है। अब मैं आपसे एक हार्श बात बोलूं? यस यू कैन। जैसे जेमस्टोन का मार्केट है वैसे ही डॉक्टर्स का मार्केट है, ट्रेनर्स का मार्केट है, एस्ट्रोलॉजर्स का भी मार्केट है, राइट? जब आपने मुझसे डर की बात की थी कि स्नेहा लोग डरने क्यों लगे हैं, सीमा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जब इतनी सारी भीड़ है और मुझे हर कोई कुछ बेचने के लिए खड़ा है, तो मैं एक राइट एस्ट्रोलॉजर के पास कैसे जाऊं और ये कैसे समझूं मुझे कुछ सेल नहीं कर रहा है? अगर मैं किसी सर्टेन पंडित जी के पास जाती हूँ, किसी सर्टेन एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हूँ, मेरी कुंडली मैंने उनको दिखाई, मेरे पास क्या गारंटी है कि आप मुझे सही बताएंगे या मुझसे सिर्फ पूजा पाठ और जेमस्टोन के नाम पे सिर्फ ठगा जाएगा? ये बताइए। ये तो सबसे पहली बात तो आप देखिए कि उस एस्ट्रोलॉजर का एक्सपीरियंस कितना है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में मिनिमम 5 to 10 ईयर्स मिनिमम होते हैं, 5 to 10 ईयर्स, वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जैसे मेडिकल की पढ़ाई ले लें ना, तो मेडिकल की पढ़ाई के लिमिटेड टाइम स्पैन है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन हो जाता है, बट एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है, उसका नॉलेज जो है नेट पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको शास्त्रों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। बहुत टफ है इसकी पढ़ाई और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। Is it? Yes, Okay. बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है, इसका एक नशा ही और है एस्ट्रोलॉजी का। तो आप सबसे पहले तो एक एस्ट्रोलॉजर एक्सपीरियंस ढूंढिए कि वो कौन है। वो मैं एक बात बताऊं स्नेहा कि अगर आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, तो छोटी सी बात है कि आपसे वो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। ओके, यस, इवन मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी अगर कंसल्टेशन के लिए आए तो मैं उनसे चार्ज नहीं करूं। मैं चाहती हूँ कि लोग एस्ट्रोलॉजी से डरे नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास आए। एस्ट्रोलॉजर अगर आपको अवेयर करता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस आने वाला है, कुछ ऐसा इंसिडेंट आने वाला है, उसके लिए आप अवेयर रहें। नहीं तो क्या होता है स्नेहा, अच्छा एक बात बता, एस्ट्रोलॉजर के पास मेनली मेरे पास 2 लोग आते हैं। एक वो जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अचीव कर चुके होते हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश होते हैं, उनको लगता है कि ये सब बना रहे मेरा बस। दूसरे वो जो सिर्फ और सिर्फ कर्म प्रधान लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैंने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और उनके साथ जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तब उनको एस्ट्रोलॉजर की याद आती है कि मेरे साथ ये गलत हो ही नहीं सकता, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो डेस्टिनी पार्ट में बिलीव ही नहीं करते, वो सिर्फ कर्म में बिलीव करते हैं। वो आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। अगर आप पहले एस्ट्रोलॉजर के पास आए होते और एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया होता कि ये आपके लाइफ में आने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहते। क्योंकि जब वो इंसिडेंट अनप्रिडिक्टली आपकी लाइफ में आ जाता है ना स्नेहा, तो क्या होता है कि जब आप बैकफायर होते हो उससे आपकी हेल्थ, उससे आपका रिलेशन, उससे आपका फाइनेंस इतना सफर करता है कि आपको उससे ओवरकम होने में बहुत टाइम लग जाता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ओवरकम हो भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के पास आइए, अपनी लाइफ को समझिए, कैसे चलना है आपकी लाइफ में वो सीखिए, डरे नहीं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजर का एक्सपीरियंस, एस्ट्रोलॉजर की रेप्यूटेशन और थोड़ी सी आपको वाइब भी पकड़नी पड़ेगी। बहुत लोग अगर आपको कभी कभी होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपको वाइब भी समझ में आ जाती है, ही वांट्स टू सेल यू समथिंग, आपको पकड़ना पड़ेगा कि नहीं मुझे बेवकूफ नहीं बनना है। प्रेडिक्शन नहीं, जैसे आप जाते से अगर एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करने लग रहा है, आप एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो सबसे पहले आपको गाइडेंस देंगे, प्रेडिक्शन नहीं देंगे। अनटिल आप पूछोगे नहीं, बिकॉज़ ज्योतिष भाग्य विधाता नहीं है डियर, ज्योतिष भाग्य वक्ता है। वेट, आई वांट टू हियर दिस अगेन। ज्योतिष इज नॉट भाग्य विधाता। हाँ, भाग्य विधाता नहीं, दैट मींस आपका भाग्य बनाता नहीं है, वो भाग्य वक्ता है। आपकी लाइफ को बता रहा है, आपकी लाइफ को समझा रहा है कि आप कैसे हो, आपको पर्टिकुलर किसी फील्ड में बता रहा है कि यहाँ आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर आप वहां जाके काम करने लगते हो तो आपको लगता है वाह यार, यही तो मैं ढूंढ रही थी, ये कहाँ था अभी तक। आप कई बार खुद को ही नहीं समझ पाते हो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, और कंफ्यूजन में इतने ईयर्स निकाल देते हो। एक ज्योतिषी है, उसके घर में एक विडो बहन है उसकी, राइट, वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो आपने सही बोला, वो क्यों नहीं कर पाया, वो भाग्य विधाता नहीं है,
है, सिर्फ भाग्य वक्ता है, वो सिर्फ बता सकता है, Actually, किस्मत बना नहीं सकता। जी बिल्कुल। और अगर आपको पहले ही बता देता कि अगर आपकी लाइफ में इतना हार्ड इंसिडेंट आने वाला है और आप उसके लिए अवेयर हो तो आपको इतना धक्का नहीं लगेगा, आप उससे ओवरकम जल्दी हो जाएंगे, Right. आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी, आपके रिलेशन सेव हो जाते हैं, आपका फाइनेंस सेव हो जाता है। राइट, तो ठीक है। गो फॉर दिस की गाइडेंस, आपकी लाइफ को समझिए, वहां सीखिए, उससे डरे नहीं ज्योतिष से। ओके, नाउ एम आई मेकिंग सम सेंस? हाँ, परफेक्टली मेकिंग सेंस। सो आपने बोला डरे नहीं, तो बिल्कुल मेरी दोनों लोगों से अपील है, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो प्रेडिक्शन बता के सिर्फ डराए नहीं, और लोग सिर्फ डरे नहीं जाके उनके पास। अगर वो प्रेडिक्शन बता रहे हैं तो उसकी रेमेडी भी बताते हैं। बट इन दिस मार्केट यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज फेक, हु इज नॉट, थोड़ा तो आपको देख के परखना पड़ेगा। हाउएवर, हम एक तरफ रखते हैं इस साइंस को, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, जो प्लैनेट से चलता है, राइट? यस। हम उसको इसलिए नहीं बुरा बोल सकते बिकॉज कुछ लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, यस राइट? यस। तो एक तरफ हो गया साइंस, एक तरफ हो गया एनालॉजीज जो लोग अपनी बनाते हैं, जो कि बनानी पड़ती हैं, जैसे आपने बताया 12 हाउसेस होते हैं जिसको आप हॉरोस्कोप बोलते हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी सीमा, कलर्स जैसे बोलते हैं ना, आज आपको ऑरेंज पहनना है, आज आपके लिए ब्लू ठीक है, डज दैट रियली वर्क? यस, दैट रियली वर्क्स, दे वर्क्स लाइक मैजिकली। Are you कलर थेरेपी, serious? यस, कलर्स लाइक मैजिकली, वो मैजिकली वर्क करते हैं। जैसे आप खुद से फील करो, अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, किसी इंटरव्यू में जाना है, आप रेड शर्ट पहन के जाके देखो, कितना कॉन्फिडेंस रहता है आप में, आप कितने कॉन्फिडेंट फील करते हो। मैंने न्यूज़पेपर खोला, उसमें हॉरोस्कोप है, ओके, आज की भविष्यवाणी है मेरी, एंड नीचे लिखा है दैट आज आपके लिए ऑरेंज कलर ठीक रहेगा, आज आपके लिए ब्लू कलर ठीक रहेगा। तो क्या मैं उसको फॉलो करूं? वो कितना काम करता है? प्लीज डोंट फॉलो दैट, आई एम सॉरी टू से, प्लीज डोंट फॉलो, बिकॉज देखो, डोंट गो फॉर सुपरस्टिशंस, बिलीव करो, सुपरस्टिशंस में मत जाओ। वो जो न्यूज़पेपर में आ रहा है और ये सब जो प्रेडिक्शंस आ रही है, वो एक नॉर्मल प्रेडिक्शंस है, वो सबके लिए 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 12 ज़ोडिएक से भी डिवाइड करते हो तो 1 करोड़ के लिए एक ही रेमेडी नहीं हो सकती। हर किसी का हॉरोस्कोप अलग है, हर किसी में प्लैनेट्स की पोजीशन अलग है, तो वो रेमेडीज काम नहीं करती। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि कलर थेरेपी वर्क्स, इट वर्क्स लाइक मैजिकल। तो आप वही मैं बोल रही हूँ कि सुपरस्टिशंस में मत जाइए। आपको जो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, आप उस पर सिर्फ ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल। जैसे अगर कोई डॉक्टर ने आपको बोला कि मुझे आपकी एक सर्जरी करनी है, तो आप बोलते हैं हाँ जी ठीक है। आप उससे ये नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब आप 5 इंचेस का कट लगाओगे कि 10 इंचेस का कौन सा ऑर्गन बाहर निकालोगे, कैसे स्टिच करोगे, ये आप नहीं पूछते हो। तो पूछ लें तो शायद करवा ही ना पाए। एक्चुअली तो आप वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर पे बिलीव करिए, वो जो बोल रहा है एक सेट ऑफ रेमेडी को बिलीव करके माने। जैसे फर्ज करो कि आज मैंने किसी को रेमेडी दी कि आप, किसी ने मुझे बोला कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, फोमो होता है मुझे, और मैंने उससे बोला कि आप सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए, मैंने उसको ये रेमेडी दी। तो डोंट गो फॉर दिस कि सूर्य को जल देने से ही कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। उसके पीछे बहुत सारे मेरे लॉजिक्स थे कि वो सुबह एक टाइम पर उठेगी, एक टाइम पर उठने से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो अपना शावर लेगी, रूटीन फॉलो करेगी, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सुबह जल्दी उठेगी, उसका टाइम सेव होगा, वो मेडिटेशन करेगी, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगी, तब वो सूर्य को जल देगी। उसके पीछे मेरी बहुत सारी बातें थी, अगर मैंने उसको एक रेमेडी दी है सूर्य को जल देने के लिए। तो डोंट गो फॉर दिस कि उन्होंने ऐसा क्यों, ऐसा क्या, उसके पास ये नॉलेज है कि उसने आपको ये क्यों बोला। तो आप तो बहुत कुछ साइकोलॉजिस्ट ही बन गए। तो उस पर एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव कीजिए, जो वो बोल रहा है उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग यू सेड। पता है मुझे आपसे बात करके क्यों मजा आ रहा है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग एपिसोड्स फॉर मी। मैं खुद इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ, आई टेल यू व्हाई। मैं हर चीज को एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे आप समझा रहे हैं। आई एम लविंग इट। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ऐसे एग्जांपल से समझाऊं कि हाँ, एक आम आदमी को समझ में आ जाए। और उसके बाद मेरे इस टॉक शो के बाद मैं बस, मेरी ये कोशिश रहेगी कि एस्ट्रोलॉजी से लोग डरे नहीं, कोई क्वेश्चन ना रहे। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको तो आप मुझसे पूछिए, बट एस्ट्रोलॉजी कोई डरने की बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से डरते क्यों है? आप समझिए कि अगर आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी बॉडी स्कैन करी या स्कैनिंग रिपोर्ट्स देखी है ना, तो उसको देखा कि कोई डिजीज, क्रॉनिक डिजीज है, वो 3rd-4th स्टेज में है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपके पास 1 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है। तो ये अब आपकी विश है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके पास 1 साल का टाइम है, तो ये अब आपकी विश है कि या तो आपको लगे कि यार अब डॉक्टर ने तो बोल ही दिया 1 साल में मेरी लाइफ खत्म होने ही वाली है, जैसे कहते हैं ना कि कल का मरने वाला रोज मरेगा, या वो अपनी लाइफ को ऐसे स्पॉइल कर दे कि मैं आज अल्कोहल भी ले लूं, ये भी कर दूं, अब तो मेरे प्रिकॉशन से क्या ही होगा जब डॉक्टर ने बोल दिया। एक ही ऑप्शन आपके पास है, या एक ऑप्शन आपके पास है आप आयुर्वेदा में चले जाएं, योग में चले जाएं, अच्छी लाइफस्टाइल बना लें, ताकि आप उस डिजीज से भी ओवरकम हो जाए। बिकॉज वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जिन्होंने डॉक्टर की प्रेडिक्शन को गलत किया है। यस, कैंसर से लोग बाहर आए हैं अच्छी लाइफस्टाइल बना के, वेलनेस सेंटर्स में जाके, योगा अपना के, आयुर्वेदिक अपना के। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उस समय क्या करते हो आप? जाके डॉक्टर से बोलते हो कि डॉक्टर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। यू विल बी हैप्पी ना कि आपने अपनी लाइफस्टाइल लॉन्जेविटी बढ़ाई। दैट्स व्हाट ना। तो सेम
एस्ट्रोलॉजर के साथ भी है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्या होता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर ने से पूछोगे कि भाई मेरी शादी कब हुई, तो उसने बोला दिसंबर तक हो जाएगी। अगर दिसंबर तक हो गई तो वो तो आपको भगवान मानने लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं हुई तो आप फिर क्या करोगे, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाओगे, उस एस्ट्रोलॉजर के पास, यू चेंज योर एस्ट्रोलॉजर। हाँ, या तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे से भरोसा उठ जाएगा या चेंज किसी और के पास। बट आपने वो क्या फॉलो किया, वो जो 2 ऑप्शंस मैंने दिए डॉक्टर्स में कि या तो आपने ये सोच लिया कि ये आना ही था तो आपने वो गलत लाइफस्टाइल फॉलो करी, या आपने सही लाइफस्टाइल फॉलो करके डॉक्टर की प्रेडिक्शन को भी फेल किया ना। तो वैसा अब कभी कभी वो भी काम नहीं करता है सीमा, क्या कि आप सपोज मैं गई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उन्होंने बोला आपकी शादी हो जाएगी दिसंबर तक, मैंने हर चीज वो की जो उन्होंने बताई, उसके बाद भी नहीं हुई, ऐसा भी तो होता है। नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजर आपको एक सेट ऑफ रेमेडी देगा कि देखो आप ये करना, मेडिटेशन से जुड़ना, कनेक्शन ऑफ नेचर, आपको इस टाइम पे सर्च करना है। पर लोग क्या करते हैं, जो वो सेट ऑफ रेमेडीज देता है ना, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक रेमेडी उठा लेते हो और उसको फॉलो करते हो, और वापस एस्ट्रोलॉजर के पास आओगे ये तो हुआ ही नहीं। अरे आपने पूरा फॉलो किया ही नहीं। ये वही बात हो गई कि आपने पेन किलर तो ले लिया, एंटीबायोटिक नहीं लिया। नहीं, डॉक्टर पेन किलर, एंटीबायोटिक और आपको एसिडिटी की टैबलेट भी देगा, मल्टीविटामिन्स भी देगा। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप अपने रिजल्ट पे उस टाइम पे पहुंचोगे ना। आप करते ही नहीं है, एक कोई भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेमेडी उठा ली जाती है और ब्लेम एस्ट्रोलॉजर पे, ये तो हुआ ही नहीं। हाँ। आपने उस डायरेक्शन में काम किया या नहीं, जो उन्होंने पूरी कंप्लीट बोली वो किया या नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट। सो सीमा, इतनी सारी नॉलेज के बाद मुझे ये समझ में आया, आपने जो बातें बोली थी यू वर ट्रू टू दैट। मुझे ये समझ में आया लास्ट में कि एस्ट्रोलॉजी से डरना नहीं है, बिकॉज इट इज अ साइंस व्हिच इज बेस्ड ऑन प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली प्रेडिक्शंस, इट इज अ गाइडेंस टूल। एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ लाइफस्टाइल, और उसको लॉस होने के बाद नहीं, उसको पहले से एक्वायर कर लें अपनी लाइफस्टाइल में तो बेटर है। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से डरे नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास आए, अपनी बातें रखें, समझें, अपने आप को समझें एस्ट्रोलॉजी से। राइट। तो हमने बहुत सारी बातें की, रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। आप अगर अपने पूजा घर में जाते हैं, आप वर्शिप प्लेस पे जाते हैं, तो आप रिलीजियस हैं नहीं है, इससे ये डिपेक्ट नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कैसे यूज की जा सकती है। स्टिल अगर हम बिल्कुल लेमैन की तरह बात कर पाए तो आई लव द वे सीमा सेड कि 60% इज योर डेस्टिनी, 40% इज योर कर्मा। तो बेसिकली 40% कर्मा से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम दिन भर मीठा खा रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि मेरी डायबिटीज बढ़ गई है, डजंट मेक सेंस। तो जैसे हम एक डॉक्टर की हेल्प लेते हैं सर्जरीज के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी हेल्प करता है रेमेडीज के थ्रू। रेमेडीज और टूल्स लाइक आपकी लाइफस्टाइल ठीक करवाना, आपको कोई पूजा बताना, आपको कोई जेमस्टोन सजेस्ट करना है, आपको सिर्फ सिंपल सजेशन देना कि आप ये कर्मा करना बंद कर दो। शादी के लिए मैच मेकिंग, एक अरेंज्ड मैरिज के लिए मैच मेकिंग, पर्सनली बताऊं फ्रैंकली मैं थोड़ा इससे डरती थी और मैं इस पर बिलीव नहीं करती थी, बट मुझे साइंस समझ में आया कि ये साइंस कैसे काम करता है। बिलीव मी, मैंने इस एपिसोड के पहले ये सोचा ही नहीं था कि मेरे इतने सारे मिथ्स बस्ट हो जाएंगे। सीमा सीरियसली मैं ना मैच मेकिंग के ऊपर थोड़ा तो हंसती थी कि अरे क्या आई एम ग्लैड कि मैं अगर आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर पाई, आपके मिथ्स को क्लियर कर पाई। और मेरी यही कोशिश है स्नेहा कि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के लिए लोगों को जागरूक कर सकूं। जिस तरीके से लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आने में डरने लगे हैं, मैं वो डर दूर कर पाऊं। बस मेरी यही कोशिश है। एक चीज और है कि हमें मैच मेकिंग भी करनी है, हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी है, बट मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ, सीमा मेरे सामने नहीं बैठी है आज, मैं अब आपको बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स से डर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से नहीं डरना है, मैच मेकिंग से नहीं डरना है। जो मैच मेकिंग गलत बताते हैं उससे डरना। सबसे बड़ा डर क्या है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे कोई भी विद्या हो, उसके पीछे जस्ट बी ब्लाइंड एंड गो आफ्टर इट कि सिर्फ ये मेरी लाइफ ठीक कर देगा। इट कांट हैपन दैट वे। एक एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी बता सकता है, आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। अगर वो चेंज कर सकता तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हर एस्ट्रोलॉजर अगर अपनी लाइफ चेंज कर सकता तो हर एस्ट्रोलॉजर अंबानी होता। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आई होप आपकी कुछ हेल्प हो पाई। अगर आपके पास कोई सबमिशन है, कोई फीडबैक है, कुछ ऐसा रिव्यू है जो आपको यहाँ पे देना है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको यहाँ पे शेयर करना है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, प्लीज डू दैट। थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू सो मच। इतने सारे मिथ्स मेरे बस्ट के, मेरा तो डर खत्म हो गया एस्ट्रोलॉजी से। आई एम ग्लैड। अच्छा, मैं डरती नहीं थी, बट मुझे इसका नॉलेज बिल्कुल नहीं था। जीरो नॉलेज। आज जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं और कभी कभी सोचते हैं स्नेहा बहुत ज्यादा बोलती है ना एपिसोड में, आज दे मस्ट बी रियली हैप्पी कि स्नेहा ने कुछ नहीं बोला, बिकॉज़ उसे कुछ पता ही नहीं था। पर अगर मैंने कुछ बोला और आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए तो आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। यू आर एट LIPS, लाइफस्टाइल इमेज पर्सनालिटी स्किल विद मी, स्नेहा सिंह। थैंक यू।